साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार श्रीलाल शुक्ल जी की जन्मशती पर आयोजित संगोष्ठी के प्रथम सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, इस सत्र की अध्यक्षता कर रही है श्रीमती ममता कालिया जी। उनसे अनुरोध है कि कृपया वे मंच पर आ जाए। और इस सत्र में दो वक्ता है श्री अखिलेश और श्री शैलेंद्र सागर जी। उनसे भी अनुरोध है कि वे मंच पर आ जाए। यह इस सत्र का विषय हमने रखा है श्रीलाल शुक्ल कृति व्यक्तित्व। तो इसमें जो है श्रीलाल शुक्ल जी के व्यक्तित्व पक्ष पर ज़्यादा चर्चा होगी। उनसे जुड़े संस्मरण हम लोगों को सुनने को मिलेंगे, जिसका आगाज उनकी सुपुत्री के द्वारा किया जा चुका है उद्घाटन सत्र में। और मैं एक संक्षिप्त परिचय दूँ हमारी अध्यक्ष श्रीमती ममता कालिया जी का। तो प्रख्यात हिंदी कवित्री, कथा लेखिका और संपादक, 3 दर्जन से अधिक पुस्तकें आपकी प्रकाशित है। अंग्रेजी में भी आप लेखन करती रही है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की अंग्रेजी पत्रिका हिंदी की आप संपादक रही है। यशपाल कथा सम्मान, व्यास सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मानों से आप विभूषित हैं। कृपया तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच है श्री अखिलेश जी। आप भी हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार और संपादक हैं। आपके 10 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास और कथेतर गद्य की 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। वर्तमान साहित्य, माया, अतएव आदि के संपादन से आप जुड़े रहे हैं। वर्तमान में आप तन्हो नामक महत्वपूर्ण पत्रिका के संपादक हैं। आपकी कहानियों पर फीचर फिल्म एवं टेलीफिल्म का निर्माण भी हुआ है। अनेक कहानियों के नाट्य मंचन हुए हैं। कहानियों पर केंद्रित 1 दर्जन संपादित पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हैं। आपको श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, हिंदू शर्मा पुरस्कार, वनमाली सम्मान, कथाक्रम पुरस्कार, कलिंग अवार्ड, रविंद्र कालिया सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। उनका भी कृपया तालियों से अभिनंदन करें आप। हमारे बीच है श्री शैलेंद्र सागर जी, हिंदी के प्रतिष्ठित कथाकार और संपादक। आपके 5 उपन्यास, 8 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। संस्मरण की 2 पुस्तकों के अलावा आपकी कई संपादित पुस्तकें भी हैं। 1998 से लगातार निरंतर आप कथाक्रम नामक त्रैमासिक पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। और उसके भी पूर्व से कथाक्रम नामक कथा साहित्य केंद्रित वार्षिक आयोजन आप करते रहे हैं, जो बहुत ही सफल और सार्थक आयोजन रहा है। आपको साहित्य भूषण सम्मान, सरस्वती सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, अमृतलाल नागर सम्मान आदि अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो इस संक्षिप्त परिचय के बाद मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अखिलेश जी को कि वे अपनी बात रखें। इस सत्र के अध्यक्ष प्रख्यात कथाकार जगत आदरणीय ममता जी, प्रसिद्ध कथाकार कथाक्रम के संपादक भाई शैलेंद्र जी एवं सभागार में उपस्थित गोविंद मिश्र जी, रमेश जी एवं तमाम सारे दोस्तों, आज ये आयोजन श्री लाल जी के जन्मशती वर्ष के अवसर पर आयोजित किया गया है। और सोचकर एक अजीब सी अनुभूति होती है कि 100 साल के हो गए श्री लाल जी। जबकि अभी अभी की तो बात थी उनके साथ मिलना जुलना, बातें करना, सीखना, यात्राएं करना, उनको पढ़ना, सब कुछ सतत जारी था। और अचानक उनका निधन हुआ और आज वो 100 साल के हो गए। विश्वास नहीं होता कि इतनी अवधि हो चुकी। तो ये जो विश्वास नहीं हो रहा है, इसके पीछे कुछ और भी एक वजह है। क्योंकि वह ऐसी शख्सियत है, 80 साल की उम्र में उनका देहावसान हुआ
लेकिन वो कभी भी 80 साल के लगते नहीं। 85 की उम्र में निधन हुआ, लेकिन वो कभी भी 85 के लगते नहीं। वो एक हमेशा एक युवा जैसा तेजी, उनकी चाल बहुत, वो भी तेज थी, बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई, मिलना जुलना, इतना उनमें एक युवा जैसी ही ऊर्जा से भरे रहते थे। कोई किताब, नई नई किताबें आती थी, हम लोग उसे सोच रहे होते थे कि इसे पढ़ेंगे, और तब तक वह पढ़ चुके होते थे, और पढ़ करके उसको लेखक को पत्र भी भेज चुके होते थे। और मैं कई बार मैंने शिकायत की, हमने कहा ये तो बड़ी साधारण सी किताब है, उतनी अच्छी किताब नहीं है, इसको आप क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कैसे आपने पढ़ा इसे? कभी किसी ने किताब भेंट की है प्रेम से, तो उसे पढ़ना है, और पढ़ करके उसने इसीलिए भेजा है कि उस पर अपनी राय देना है, इसीलिए तो भेजा मेरे पास, तो मैं पढ़ करके राय भी उस पर देता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि उनका घर लगभग इलाहाबाद में जो महादेवी वर्मा जी को जो दर्जा हासिल था कि जब लोग संगम स्नान करने के लिए आते थे दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से, या कहीं से भारत के किसी कोने से आते थे, तो संगम, भरद्वाज आश्रम और आनंद भवन देखने के साथ साथ वो महादेवी जी के घर की तरफ भी जाते थे। इक्के पर मैंने जाते हुए बहुत सारे लोगों को देखा, उनका घर एक तीर्थ की तरफ था। ऐसे ही तीर्थ की तरह लखनऊ में दर्जा हासिल था नागर जी के घर को, अमृतलाल नागर के घर को। और बाद में जब हम लोगों की जो स्मृति खुलती है, तो उसमें वो मुकाम जो है, वो दर्जा श्रीलाल जी के इंदिरा नगर स्थित घर को हासिल। इतने विजिटर्स आते थे, और सबसे उसी प्रेम से मिलना जुलना, बातें करना। और मैं कहता पीता उनसे कि आप थक नहीं जाते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं, थकता हूँ कभी कभी। और एक बार मैंने देखा कि उनकी ये थकान, मैं उनके घर मिलने गया तो देखा कि बाहर 7-8 लोग बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो किसी ने, उनके नौकर ने दरवाज़ा खोला और कहा कि है नहीं श्रीलाल। उन्होंने कहा श्रीलाल जी? कहा है नहीं श्रीलाल। हमने कहा अच्छी बात है, तो आप बता दीजिएगा, अखिलेश मैं आया था मिलने। तो फिर थोड़ी देर बाद जैसे मैं गेट निकल ही रहा था बाहर जाने के लिए, तो आया एक लड़का, कहा बैठिए अभी आ जाएंगे। फिर मैं भीतर गया तो फिर कहा आपको उनके बेटे साहब आशुतोष बुला रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, तो मैं भीतर चला गया। भीतर गया तो देखिए श्रीराम जी बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा कि अरे आप हैं? कहा भाई आज सुबह से लगा हुआ है और मैं थक गया हूँ। तो इन लोगों से मैंने कह दिया कि अब मैं नहीं। तो मैं 1-2 घंटे बैठा रहा। तो फिर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो मैं तुमको वो हमेशा बाहर तक, कोई भी अतिथि आता था बाहर तक छोड़ने आता। तो बाहर छोड़ने निकले वो, तो देखा वो सब लोग वहीं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो वो सब लोग नमस्ते नमस्ते। अब मैंने देखा ये इनका बेचैनी, इनका अपराध वो जो है, एक अजीब सी स्थिति में वो फंसे हुए लग रहे थे। बहरहाल अब मैं उनके व्यक्तित्व के कुछ पक्षों पर अपनी बात आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है। जैसे उनके व्यक्तित्व की जो मुझे एक खास बुरी लगती है, उन पर मैंने एक संस्मरण भी लिखा था, जिसका शीर्षक उन्हीं की एक कृति को आधार बनाते हुए मैंने रखा था। इस तरफ राग उस तरफ विराग, भूल गया मैं, इस तरफ राग सामने विराग, ये उसका शीर्षक था, जो उनकी कृति राग विराग को ध्यान में रखते हुए मैंने शीर्षक दिया। तो उनके व्यक्तित्व में जो मुझे एक बड़ी गहन बात लगती है कि उनकी जीवन में
एक बड़ी गहरी, जैसे गालिब के बारे में कहा जाता है कि जीवन का जो आनंद है उसका अंतिम बूंद तक उसका लुत्फ उठाना चाहते थे वो। तो श्रीलाल जी में भी ये चीज़ थी कि एक ज़िंदगी जो है उसका पूरी खूबसूरती, उसका पूरा जो रस है उसका पान करना है, लेकिन दूसरी तरफ वो उचाट भी उनका मन हो जाता है। तो एक सीमा के बाद उनका मन उचाट हो जाता है। आप उनके साहित्य के बहुत सारे किरदारों से भी इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। जैसे अभी रामेश्वर राय जी ने विश्रामपुर का संत के बारे में काफ़ी बातें कही। तो विश्रामपुर का जयंती प्रसाद को आप देखिए कि एक गहरी आसक्ति, गहरा धसान, और वो आसक्ति एक व्यसन तक उनके भीतर थी, लेकिन और एक ऐसा वैराग्य उनके भीतर पैदा होता है जिसकी परिणति बेतवा में उनकी आत्महत्या से। मकान उपन्यास को आप लीजिए। मकान उपन्यास जो है उनका एक मकान बनवाने का सपना है। मिस्टर बनर्जी जो मेरे ख्याल से वायलिन बजाते थे, बहुत बड़े उसके आदत थी कि मकान हो जाए, और जब मकान तैयार होता है तो तो फिर अचानक एक दिन साइकिल से जा रहे थे, एक्सीडेंट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। अब इसी तरह की स्थितियाँ सूनी घाटी का सूरज में आप देख सकते हैं, राग विराग में भी आप देख सकते हैं। तो ये एक जो धसा, मैंने उनसे पूछा एक बार, उनका इंटरव्यू मैंने किया था, तो उसमें मैंने कहा कि पूछा कि आप संगीत से आपको इतना प्रेम है और शास्त्रीय संगीत का बड़ा गहन आपकी रुचि है और आप सुनना भी चाहते हैं, लेकिन आप समर्थ भी हैं, लेकिन आपके घर में मैं देखता हूँ एक जो बहुत सस्ता मर्फी का या फिलिप्स का टेप रिकॉर्डर सबसे सस्ता वाला होता था, वो उनके घर में था, और वो टी सीरीज का जो एक कैसेट चलता था या वही लगा करके वो सुनते थे। मैंने कहा आप इसका बढ़िया एम्पलीफायर वगैरह ये सब आप करिए तो अच्छा लगेगा उन्होंने। तो उन्होंने कहा मेरा उत्साह नहीं है। हमने कहा क्यों आपका उत्साह नहीं है? तो कहा मेरा किसी चीज़ में, मेरी प्रवृत्ति नहीं है किसी चीज़ को लेकर बहुत उत्साह होना चाहिए। तो अचानक एक बड़ी दूर तक चलते जाना और फिर उससे जो है मन उचाट हो जाना, ये उनके व्यक्तित्व में एक चीज़ थी। दूसरी बात ये थी उनकी स्मरण शक्ति के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा। बड़ी प्रबल स्मरण शक्ति, न जाने कितने उद्धरण, न जाने कितनी कविताएं, श्लोक उनको याद रहते। जैसे एक बार मैंने उनसे मुझे याद है कि प्रयाग शुक्ल जी आए हुए थे वहाँ लखनऊ, तो रमेश दीक्षित जी उनके दोस्त थे, और तो एक जगह हुआ कि बैठ मिला जाता है। तो रात का समय था, प्रयाग जी, रमेश दीक्षित जी, श्रीलाल जी और मैं, हम चारों लोग बैठे हुए। अचानक वर्षा होने लगी और आप देख वर्षा की बूंदें जो है वो जो शीशा था उस पर गिर रही थी। तो जो एक खास तरह की ध्वनि होती है, बड़ी कशिश वाली आवाज़ होती है वर्षा जब शीशे पर पड़ती है उसकी तो बूंदें, तो वो आवाज़। तो श्रीलाल जी ने वर्षा को लेकर तुरंत एक सेनापति की कविता उद्धृत कर दी। फिर तो प्रयाग जी ने कहा अरे बहुत अच्छा, फिर उसका अर्थ भी बताते चल रहे थे। फिर उसके बाद फिर एक कविता उन्होंने उद्धृत कर दी। तो प्रयाग जी ने कहा कि आपको रीतिकाल की बहुत कविताएं याद रहती हैं। तो उन्होंने तुरंत जो है हेमंत कुकरेती की कविता एक वर्षा पर है उसको सुना दिया। हेमंत कुकरेती उस समय एकदम नए कवि थे, तो जो मुझे भी नहीं, मतलब मैं तो कविताएं पढ़ता भी था और युवा भी था उस समय, कि मुझे भी नहीं पता थी। उन्होंने कहा और सुनाए। उन्होंने और एक दो समकालीन कवियों की कविताएं सुना दी। तो केवल बहुत ज़्यादा पढ़ना और उसे अपनी स्मृति में संजो करके रखना और मौका पड़ने पर उसे उद्धृत कर देना चाहिए। जैसे अभी यहाँ पर उनकी पत्नी का मैं
अंत की मैं स्थिति बताना चाहिए, इसको मैं बाद में बताता हूँ। एक बार उनके साथ उज्जैन यात्रा करने का मौका मिला। हम लोग भोपाल तक गए थे, उन्होंने कहा उज्जैन भी चलते हैं, महाकालेश्वर का दर्शन भी कर लेंगे, आस्तिक व्यक्ति थे वो, पूजा वूजा करते थे। तो हम लोग उज्जैन गए, रास्ते भर कालिदास को उद्धृत करते हुए जो वनस्पतियाँ मिल रही थी, जो वृक्ष मिल रहे थे, जो पौधे थे, जो फूल मिल रहे थे, और रास्ते भर जैसे कालिदास जीवित होते गए, वो सुनाते चले गए। ये उनकी स्मरण शक्ति थी। और अंत में जैसे उनकी पत्नी थी गिरजा जी, वो एक बीमारी से ग्रस्त हो गई थी और उनकी स्मृति लोप हो गया। जब स्मृति लोप हुआ उनको, तो सारा पढ़ना भूल गई, लिखना भूल गई, सब कुछ भूल गई। जबकि वो बताया श्रीलाल जी ने कि उनकी स्मृति मुझसे भी अच्छी थी, मैं भूल जाता था तो वो बताती थी, शायद फिल्म में उन्होंने लिखा है, बताया है। तो एक दिन मैं गया तो मैंने देखा कि गिरजा जी हैं और श्रीलाल जी हैं। तो रामचरितमानस खुला हुआ है और उसकी एक चौपाई पर उंगली रख रख करके एक अक्षर जैसे मतलब हृदय ऐसे करके, और या राम रा की मात्रा राम, ऐसे वो गिरजा देवी को सिखा रहे थे। और जाहिर है कि उम्र दोनों की काफ़ी थी उस समय। तो मैंने कहा कि मैं चुप रहा, मैं बस देख कर थोड़ा मैं चकित थी। मैंने कहा कि श्रीलाल जी, लेकिन वो मैं बोल नहीं पाया। तो खुद वो पलटे, उन्होंने कहा मैं तुम सोच रहे होंगे कि इस अवस्था में मैं इनको क्यों सिखा रहा हूँ, अक्षर ज्ञान कितना सीख लेंगे, यही तो सोच रहे होंगे तुम। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं, अगर सोच रहे हो तो बुरा नहीं, हर कोई सोचेगा। फिर उन्होंने एक संस्कृत का श्लोक सुनाया। संस्कृत मुझे आती नहीं थी, तो उसका भाव भी बताते चलते थे जब वो। तो उसका भाव ये था कि जब कोई काम करना हो तो समझो कि तुम अजर और अमर हो, लेकिन यदि कोई विद्या सीखनी है तो समझो कि मृत्यु तुम्हारे केश पकड़ करके अपनी दिशा में जो है घसीटती हुई चली जाए। तो उन्होंने कहा कि सीखने का कोई भी ये नहीं होता तुम सोचो कि मेरे पास कम समय है, सीखना चाहिए मनुष्य। उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को, अभी बंदूक और रिवॉल्वर की बात हो रही थी, उन्होंने कहा मैंने अपनी माँ को जो है वो 75 साल की हो चुकी थी तब मैंने निशानेबाजी उनको सिखाई। और कह सकता हूँ उनके निशाने, कई बार उनके निशाने मेरे से बेहतर साबित हुए बाद। तो वो निशानेबाजी भी उनकी थी। लेकिन धर्म में जैसे उनकी निष्ठा थी, पूजा पाठ भी करते थे, उसमें कोई व्यवधान नहीं होता था उनका। लेकिन जब वो महाकालेश्वर का दर्शन करने पहुँचे तो सवेरे ही जो है वो आमलेट का नाश्ता करने लगे। मैंने कहा कि आप तो खाली व्यक्ति हैं, वैसे भी आप तो शाकाहारी, और कहा कि नहीं, अब बाहर निकलता हूँ तो कभी कभी खा लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि सवेरे वो दर्शन करने जा रहे थे तो टीका वगैरह। मैंने एक बार पूछा ज्योतिष के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा कि ज्योतिष और तंत्र एक अधम विद्या है। कहा कि यह अधम विद्या है, इसमें इंसान को नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये उनका किस्सा, कहानियाँ बहुत सारी हैं। वो 31 दिसंबर को उनका जन्मदिन पड़ता था और हम सारे लोग, सरेन जी, जितने लखनऊ के लोग हैं, सब लोग 20-25 लोग इकट्ठा होते थे, पार्टी होती थी, खिलाना पिलाना सब बहुत और खूब बैठ करके वो सबको खिलाते पिलाते थे। और वो बहुत अच्छा हम लोगों को साथ उनका मिला। और लेकिन उनमें विचित्रता ये थी, जैसे शराब को लेकर के, जैसे अभी गोविंद जी ने संस्मरण सुनाया अपना, वो
मेरे यहाँ ही छपा था गोविंद जी मतलब मेरे यहाँ एक संस्मरण छपा, उसमें भी गोविंद जी ने ये लिखा था, कर गोविंद जी ने लिखा। तो लेकिन वो ये उन्होंने कहा भाई ये गोविंद जी वाला तो ये बड़ा गड़बड़ है। गोविंद जी का और कालिया जी ने एक लिखा, कालिया जी की 2 संस्मरण उसमें ऐसे छपे थे जिनको उन्होंने कहा ये बहुत गड़बड़ लिखा है। हमने कहा कि भाई गड़बड़ क्या है इसमें, जो लिखा लिखा है और गलत लिखा हो तो आप लिखा नहीं इसको हटना चाहिए। हमने कहा भाई ये तो मेरे उसूल में है नहीं, जब आप लिख दिया तो हटना कैसे चाहिए, और आप क्यों हटाना चाहते हैं? कहा मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो मेरी क्या छवि बनेगी। तो एक तरफ ये चिंता होती थी, दूसरी तरफ इंदौर में हम लोग गए एक कार्यक्रम में, कथा साहित्य का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो जैसे गए तो उसमें अच्छा उनकी लोकप्रियता थी, जहाँ जाते थे वहीं हुजूम उनको मिलने के लिए उमड़ पड़ता था। तो वहीं 4-5 यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो पता चला कि दौड़ते हुए आए और श्रीलाल जी का पैर छुए। श्रीलाल जी का अच्छा किस क्लास में बेटा पढ़ते हो? कहा कि मैं BA में हूँ। तो कहा अच्छा जरा तुरंत एक काम करो, पैर बाद में छूना, जाओ जरा देखो यहीं से शराब ले आओ। तो अब सबके बीच तो अब एक तरफ आपको अच्छा वो लड़का खुद भी हतबड़ा कि भाई वो तो एक अपने हीरो की तरह एक अपने सबसे प्रिय लेखक से मिलने आया हुआ है, और वो प्रिय लेखक जो है वो और वो भी शराब भी नहीं कहा, शायद कि दारू कहीं दुकान होगी क्या, वहाँ ले आओ जो है वो। तो उनमें एक तरफ बड़ी ही मस्ती भी थी, दूसरी तरफ बहुत उदास भी हो जाते थे। मैंने कहा ना कि राग उनका चलता रहता था। तो इस तरह ये कुछ बातें थीं। बातें तो एक अंतहीन किस्से तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं लिख भी चुका हूँ तो बहुत दोहराने से नहीं। तो हम जो अपने कह सकते हैं कि श्रीलाल जी जो एक आज़ादी के बाद जो हमारा कथा साहित्य है उसके एक सबसे बड़े सबसे सितारे कथाकार थे, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की विफलता का, तमाम हमारे विकास की अवधारणाओं की विफलता का, या कह सकते हैं नेहरू युग की विफलता का एक आख्यान रचा। उसी तरह जैसे कविता में एक रघुवीर सहाय ने भारतीय लोकतंत्र की विफलताओं का आख्यान रचा था, और एक नया कहने का तरीका ये दिया कि जिस व्यंग्य को माना जाता था कि एक स्वतंत्र विधा है, वो कहते भी थे, मैंने से बातचीत में उन्होंने कहा भी कि व्यंग्य कोई विधा नहीं है, ये कहने का एक तरीका है, एक शैली है। तो जिस गांव को लेकर के या आप उन्हीं के समानांतर जो नई कहानी आंदोलन की कहानियाँ थी उनको आप पढ़ें, जो उपन्यास लिखे जा रहे थे उसको पढ़ें, तो अंतर्विरोध हो सकते हैं, कुछ असहमतियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक बड़े कथाकार का जो उसकी कसौटी होती है वो तो होती है कि एक आलोचकों को किंग कर्तव्य विमूढ़ कर दे कि कैसे उसको देखें। वो श्रीलाल जी ने आलोचकों को अपने समय में किंग कर्तव्य विमूढ़ किया कि कैसे उनकी रचनाओं को पढ़ें, क्या कहें, कैसे समझें और कैसे रिकॉर्ड करें। दूसरा यह होता है कि वह इस तरह लिखे जैसा किसी ने नहीं लिखा। और कहना चाहूँगा यह हमारा महारथी कथाकार दोनों कसौटियों पर श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी को, बहुत ही से उन्होंने अपनी बात रखी है, सबके मन को छुआ है। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सारे आदरणीय ममता जी, भाई अखिलेश, आदरणीय गोविंद जी और सभागार मित्रों, काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरी स्मृति में हैं, उनका उल्लेख अखिलेश ने दिया है। और 16-17 साल का हमारा साथ रहा उनके साथ, साल भर में 8-10 बार कम से कम मिलना होता ही था, बैठकी होती थी लंबी लंबी। तो मुझे लगा कि शायद सबको बोलने में
हो सकता है उतनी व्यवस्थित तरीके से मैं बात ना रख पाऊँ, इसलिए मैंने एक लिखित वक्तव्य तैयार किया है और उसी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस का शीर्षक मैंने दिया श्रीलाल शुक्ल रात दरबारियों का। 1990 में जब मैं पहली बार लखनऊ में तैनात हुआ तो 2 वरिष्ठ साहित्यकारों से मिलने की चाहत मेरे मन में थी। एक श्रीलाल शुक्ल, जिनका रात दरबारी एक बहुचर्चित उपन्यास था और उसको पढ़कर मैं अभिभूत था, और दूसरे मुद्रा राक्षस, जिनकी कहानियाँ किशोरावस्था से सारिका में हम पढ़ते आए थे और जिनका नाम भी मुझे आकर्षित करता था। श्रीलाल शुक्ल का फ़ोन नंबर प्राप्त कर मैंने उनसे फ़ोन पर संपर्क किया तो मेरा परिचय जानकर उन्होंने बहुत संक्षिप्त और कुछ रूखेपन से उत्तर दिया, आ जाइए। फ़ोन पर उनके ठंडेपन से मैं थोड़ा हतोत्साहित था। ये तो मुझे उनसे दीर्घ संपर्क के बाद ही पता चला कि अक्सर फ़ोन पर वो बहुत कम बात करते हैं। आगे आने वाले वक्त में जब मुझे उनकी निकटता का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तब भी वो कुछ एक सेकंड की बात करके कब फ़ोन रख देते थे पता ही नहीं चलता। शुरू में तो अक्सर अपनी पूरी बात कहने से मैं महरूम रह जाता था और दोबारा फ़ोन करने का साहस नहीं होता, पर बाद में उन्हें अच्छी तरह जानकर मैं फ़ोन पर उतनी ही बात करता था जितना निहायत जरूरी हो। मेरे साथ ही नहीं, दूसरों से भी वो फ़ोन पर बड़ी मुख्तसर सी बात करते थे और कभी कोई लंबी बात करने की कोशिश करता तो उलझन महसूस करता। एक बार मेरे सामने किसी छोट छात्रा का फ़ोन आया। वो फ़ोन पर उनसे उनकी रचनाओं के बारे में कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहती। 2-4 मिनट तो उसे झेलते रहे और फिर मुलायमियत भरे स्वर में कहा, मेरे ऊपर शोध ये मानकर कीजिए कि लेखक मर चुका और उससे अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहकर उन्होंने फोन पटक दिया और ठाका मारता हंस। फोन पर बात करने में वो जितनी निष्क्रियता प्रदर्शित करते, मिलने पर उतनी ही गर्म जोशी। पहली बार मिलने पर वो मुझे उनकी इस आत्मीयता और स्नेह का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ। मैं तो 5-10 मिनट बाद ही चलने का मन बना कर आया था, पर उन्होंने पूरे 1 घंटे मुझसे बात की, साहित्य की और विभाग की, क्योंकि गृह विभाग में तैनात रहने के कारण कई पुलिस अधिकारियों को वो अच्छी तरह जानते थे, कुछ के चर्चा भी की हुई। ये भी कहा कि आप कथा लेखन में सक्रिय हैं, ये प्रसन्नता की बात, पर रचनाकार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कभी आलोचना और तंजिया फिक्रों का भी सामना करना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि ये बड़े अधिकारी हैं, जो चाहे छपवा लें। एक तो ये सरासर भ्रामक और गलत है, और दूसरे किसी रचना का प्रकाशित होना कोई मान्यता की मोहर नहीं। हजारों की संख्या में रचनाएं प्रतिमान शक्ति, पर एकाधी पाठकों की स्मृति में स्थायी रहता है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? यदि श्रीलाल शुक्ल का क्लासिक रात दरबारी, मकान या विश्राम प्रकाशन या अशोक वाजपेयी के कविता संग्रह कहीं नहीं वहीं या बहुरा अकेला या गोविंद मिश्र जी बैठे भी हैं कि उपन्यास तुम्हारी रोशनी में और 5 आंगनों वाला घर या कमलाकांत त्रिपाठी की कृतियाँ बाहीगर और बेदखल काल व समय का अतिक्रमण कर हिंदी साहित्य में मान्य है, तो रचना की गुणवत्ता के अतिरिक्त और क्या कारण है?
अशोक वाजपेयी ने भी शिवराज जी पर जो संस्मरण लिखा है उस पर इस बात का उल्लेख किया। उस मुलाकात तक शिवराज जी ने मेरी कोई कहानी नहीं पढ़ी थी और इसलिए अगली बार मुझसे अपना कहानी संग्रह और एक दो नई कहानी लाने को कहा। साथ ही मुझे अपनी 2 पुस्तकें भी भेंट। आपसी संवाद में वो अत्यंत शालीनता और सहृदयता प्रदर्शित करते थे। उनके धीमे स्वर में बड़ी मिठास थी। वो पूरे धैर्य से दूसरे की बात सुनते थे और अपनी बात को बड़ी सहजता और विनम्रता से कहते थे। इसका अनुभव मुझे कथाक्रम के सिलसिले में हुई बैठकों के दौरान हुआ। एक आध बार और मिलने के बाद उनसे 1996 के बाद ही मिलना हो पाया, क्योंकि इस दौरान मैं ज़्यादातर लखनऊ से बाहर रहा। इस बीच 1995 में देहरादून में कथाक्रम का 3रा आयोजन हुआ, जिसमें उन्हें भी आमंत्रित किया गया। किन्हीं कारणोंवश वो उसमें शिरकत नहीं कर सके, जिसके बारे में उन्होंने मुझे पत्र द्वारा सूचित किया। इतने वर्षों से कथाक्रम आयोजित करने के बाद मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि कितने लेखक लिखित निमंत्रण का उत्तर देने की जहमत उठाते हैं और उस पर अब तो वैसे भी पत्राचार बेमानी हो गया है और व्यक्तिगत संपर्क से भी कभी कभी बात नहीं बनती। उस पर व्यस्तता के तमाम घूम रचे जाते हैं। हाँ, आपका पत्र तो आया था, कब है कार्यक्रम, क्या विषय रखा गया है, मेरी क्या भूमिका होगी और कौन कौन आ रहे हैं वगैरह, इस तरह के सवाल। कहानी इसके आगे की भी है तो इस पर यहाँ विस्तार से लिखना मुनासिब नहीं। 1996 में लखनऊ में कथाक्रम आयोजित करने की योजना कामतानाथ, वीरेंद्र यादव, अखिलेश और कुछ और मित्रों के साथ बनी। तो शिवराज जी को संरक्षक बनाने का अनुरोध करने का निर्णय। वो सहर्ष इसके लिए तैयार हो गए और लखनऊ में कथाक्रम के आगामी 16 आयोजन उनके संरक्षण, मार्गदर्शन और सहयोग से ही संभव है। उनके संरक्षक बनने से कथाक्रम को अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। कथा साहित्य पर केंद्रित अखिल भारतीय आयोजन के रूप में वो मान्य हुआ और इसकी ख्याति पूरे हिंदी साहित्य जगत में स्थिर हो सकी। अब तक कथाक्रम के 32 आयोजन हो चुके। निसंदेह इस आयोजन की वजह से ही मुझे उनकी निकटता का गौरव प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम के सिलसिले में हुई बैठकों की अविस्मरणीय स्मृतियां मेरे अंदर अक्सर गुदगुदाती रहती। संगोष्ठी के बारे में अक्सर 3-4 बार हम लोग मिला करते थे। अखिलेश जहाँ है इसलिए सब बातें ये भी जानते हैं। सर्वप्रथम विषय का निर्धारण और आमंत्रित लेखकों की सूची तैयार करने के लिए, फिर 1-2 बार आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान के बारे में और अंत में आयोजन से 2-3 दिन पहले हम लोग मिला करते थे। मीटिंग अक्सर लंबी चलती थी और खान पान के दौर के साथ साथ होती। इन्हीं बैठकों के दौरान श्रीलाल जी को नजदीक से जानने का स्वभाव था। इतने वरिष्ठ और प्रख्यात लेखक होने के बावजूद उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास हमें कभी नहीं कराया। वह दूसरों को बोलने और अपनी बात कहने का पूरा अवसर देते थे और घोर असहमति के बावजूद कभी कोई अवरोध नहीं था। पूरी बात सुनने के बाद अक्सर बहुत संक्षेप में वो अपनी धारणाओं या असहमति को प्रकट करते थे और अपने विचारों के प्रति हम सभी का मत जानने को सदैव उत्सुक है। सभी में कई बार उग्र बहसें हुआ करती, जिनमें श्रीलाल जी पूरी तल्लीनता से एक श्रोता की भूमिका निभाते थे। बाद में वो सभी तर्कों की मीमांसा प्रस्तुत करते थे और अपनी बात करते। मैंने उन्हें कभी असंयमित या आक्रामक होते हुए नहीं देखा। हालांकि हम में से कुछ गैर वाजिब टिप्पणियां करने के बाद नहीं आए। आनंद सागर स्मृति कथाक्रम सम्मान के निर्णय को लेकर उनका धैर्य और दूसरों के मत को सुनने का संयम अद्भुत है। 8-10 नामों पर विचार किया जाता था और हर लेखक के बारे में
वो समिति के सभी सदस्यों के विचार सुनते थे। हालांकि कईयों के बारे में उनके मन में कुछ धारणाएं होती थी, लेकिन वो बीच में कभी बोलते नहीं, कभी बाद में कहते थे कुछ खास नहीं लिखा, भाषा बड़ी कृत्रिम है, उनके विषय में कोई नवीनता नहीं है, थोक में लिखते हैं एकदम बकवास, अपनी काबिलियत से ज्यादा बात होती। ऐसे कुछ कमेंट्स कभी कभी ब्लास्ट में करते। पूरी चर्चा के बाद अंततः दो एक नाम रह जाते थे, जिन पर एक बार फिर तो समिति के सभी सदस्यों का मंतव्य जानकर हम सबकी सहमति से अपना फैसला सुना देते। अक्सर सम्मानित लेखक को वो स्वयं फोन पर बधाई दी। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए आखिरी 2 सालों में कथाक्रम की बैठक उनके घर पर ही हुआ करती। सन 2011 में जिस वर्ष उनका देहावसान हुआ, वो कई महीने से बिस्तर पर थे और उन्हें बैठने में भी दिक्कत थी। जब मैंने कथाक्रम आयोजन के बारे में उनसे बात की, तो उन्होंने ये कहकर बैठक से मना कर दिया कि लेट कर बैठक में शिरकत करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। आप अपने घर पे मीटिंग करें और 2-1 लोग आकर मुझसे बात करें, उन्होंने कहा। विषय के निर्धारण की जब मैंने उन्हें जानकारी दी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा विषय। वो हमारे चुने हुए विषय का भरपूर समर्थन करते थे। कई बार ऐसा अवसर भी आया जब विषय की आलोचना की गई या उसकी पदावली को लेकर कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई, तब शेरलाल जी ही हमारी पुरजोर वकालत और पैरवी का। कई बार कथाक्रम समारोह में वो पूरी मस्ती में आती, जिससे मैं थोड़ा परेशान महसूस करता हूँ। आखिर कथाक्रम के पहले यानी सम्मान सत्र में उन्हें अध्यक्षता करनी होती और अध्यक्षीय वक्तव्य देना होता, जिसमें सम्मानित लेखक के बारे में कुछ कहने के साथ उस वर्ष के कथाक्रम के विषय की प्रासंगिकता और सार्थकता के बारे में कथाक्रम समिति के विचारों का थोड़ा खुलासा उन्हें अपने वक्तव्य में करना होता। वो मेरी दिशा भाग जाते और सामने पढ़ते ही वे मेरी सारी चिंता अपनी मुस्कान और स्नेह से साफों से दूर करती। एक आध बार वो मंच पर सुरूर में उड़ते हुए नजर आए, पर अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए जब उनका नाम पुकारा जाता, तो वो जिस ओज, तेजस्विता और विद्वता से अपना अभिभाषण प्रस्तुत करते, वो हम सब लोगों को चकित और अभिभूत करते। कहा गया है कि श्रीलाल जी की स्मरण शक्ति विलक्षण, उन्हें 70 वर्ष पूर्व पढ़ी रचनाएं, उनके लेखक व पात्रों के नाम याद रहते। हाई स्कूल इंटर में पढ़ी कविताएं और श्लोक उन्हें कंठस्थ थे और जिन्हें वो बहुत जब तक उद्धृत करते। संस्कृत के ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और मिथकीय चरित्रों की उनकी जानकारी विस्मयकारी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि श्रीलाल जी के बारे में आज कई बार जिक्र हुआ है, संगीत के मर्मज्ञ थे और उन्हें रागों, ठुमरी, कजरी, लोकगीत का जबरदस्त ज्ञान है। प्रख्यात कवि कुंवर नारायण, जो स्वयं संगीत में गहरी पैठ रखते थे, ने अपनी स्मृति लेख में इसका विस्तार से उल्लेख किया। जब कभी वो कार्य में होते तो तमाम शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में अपनी विवेचना प्रस्तुत करते थे, जो हम सब लोगों को हैरान कर जाए। इतना मेहनत संपन्न होने के बावजूद तो अपनी मौजूदगी किसी दूसरे पर कभी लादते नहीं। विनम्रता उनका ऐसा गुण था जो उन पर हर पर हावी रहता और बहुत जल्दी दूसरों के सिर पर चढ़कर बोलने लगता। निधन के 2 सालों से वो कहा करते थे कि ये मेरे लिए आखिरी कथाक्रम, अगले कथाक्रम तक चलना मुश्किल लगता है। उस बार जब मैंने अगस्त में कथाक्रम की बाबत बात की, तो धीरे से हंसकर कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस साल के कथाक्रम तक मैं जीवित रह पाऊंगा। बहरहाल जब तक सांस है मैं आपके साथ हूँ। कथाक्रम 12-13 नवंबर 2011 को था और 28 अक्टूबर 2011 को उनके देहांत का दुखद और कष्टप्रद समाचार हिंदी जगत को मिला। सचमुच उस वर्ष के कथाक्रम से लगभग 15 दिन पहले वो हमें शोक बचाए गए। उनकी अनुपस्थिति की पीड़ा के साये में कथाक्रम संपन्न।
श्रीलाल जी अत्यंत अध्ययनशील थे। विदेशी पुस्तकों के साथ वे हिंदी के नवोदित रचनाकारों की कहानियाँ जिसका उल्लेख अभी अभ्यास भी कर रहे थे, उपन्यास कविताएं पूरे चाव से पढ़ते थे और उनका उनसे बात भी करते थे। हिंदी में आई नई प्रतिभा से वो बहुत खुश और उत्साहित होते थे और जब अवसर मिलता उसे प्रोत्साहित करने से नहीं थे। अपनी वरिष्ठता का कोई एहसास वो कभी नहीं कराते। अपना दूसरा कहानी संग्रह जब मैंने उन्हें भेंट किया तो 3-4 दिन बाद ही उन्होंने फोन पर उसकी कई कहानियों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही ये भी कहा, अरसे से मैंने किसी किताब पर लिखा नहीं, आपके कहानी संग्रह पर मैं इंडिया टुडे में समीक्षा कर भेजा। इसी तरह अपना दूसरा उपन्यास चलो दोस्त सब ठीक है, जो पुलिस के तंत्र पर केंद्रित है, जब मैंने प्रकाशन से पूर्व में पढ़ने को दिया तो हंसकर बोले, क्या सिर्फ राय चाहते हैं या कुछ सुझाव? आपके सुझाव, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली को आपने एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर और गृह विभाग में नजदीक से देखा। कुछ देर शांत रहकर वो मुस्कुराए और फिर कहा, दोबारा मेहनत करने को तैयार हैं? हाँ, मैंने मुस्कुराकर उत्तर। उन्होंने उस उपन्यास को एक पाठक, समीक्षक, प्रशासनिक अधिकारी और एक अध्यापक की तरह पढ़ा। बाकायदा पेंसिल लेकर पांडुलिपि पर अपने मंतव्य अंकित किए और 2 पृष्ठों में अपने सुझाव। मैंने उन सुझावों पर उनसे लंबी बात, अपने नजरिए को भी उनके सामने रखा, जिसमें कुछ से वो सहमत थे। और फिर कुछ बिंदुओं के आधार पर मैंने उपन्यास के कुछ अंशों का पुनर्लेखन किया। तब उन्होंने उस उपन्यास पर अपनी एक संक्षिप्त टिप्पणी कर दी, जो पुस्तक के कवर पर छपी। श्रीलाल जी रोमांटिक व्यक्ति थे। यह रोमांस उनके लेखन, जीवन शैली, बातचीत के ढंग, खान पान और व्यवहार में सदैव छिड़ा। उनके व्यक्तित्व में अद्भुत खुलापन और किसी प्रकार का छद्म और छुपाव न वे रखते थे, न ही उन्हें बर्दाश्त। हम लोगों के साथ बैठकर वो उतने ही युवा बन जाते जितने 50 साल पहले रहे। अनगिनत किस्से उनकी जुबान पर रहते और उन्हें वो बड़े चाव से सुना। हाँ, उनकी भाषा हमेशा बड़ी परिष्कृत रहती और कुछ कथित अश्लील बातें भी वो जिस शालीनता और सुसंस्कृत शब्दावली में प्रस्तुत करते, हमारे लिए बेहद रोचक और मजेदार। हर किस्से के साथ कोई पौराणिक कथा या चरित्र जोड़कर वो अपनी बात को अत्यंत रोमांचक बना देते। अपने चिर रोमांटिक अंदाज के कारण सौंदर्य की सराहना करने में वो कभी पीछे नहीं लगते। ये सौंदर्य तथ्य का हो, भाषा का हो अथवा किसी स्त्री। हाँ, उनकी सुंदरता के मापदंड ऊंचे। श्रीलाल जी विशाल हृदय के उदार मना व्यक्ति हैं। अपने घनघोर आलोचकों का भी वो पूरा सम्मान करते। उनके आचरण और व्यवहार से कभी जाहिर नहीं होता था कि उनके अंदर किसी लेखक या आलोचक के प्रति कोई पूर्वाग्रह है। अपनी आलोचना से वो कभी विचलित या दुखी नहीं होते थे। हर लेखक आलोचक के अपने स्पेस की बात को अक्सर करते थे और इसे लेकर वो हमेशा उन्मुक्त नजर आते। आपसी बातचीत में भी वो जितने सहज नजर आते, मंच पर वो उतने ही तार्किक और स्पष्ट मत दिखाई देते और सभी विरोधी तर्कों की तो जोरदार प्रस्तुत करते। आज वो हमारे बीच नहीं है। हिंदी साहित्य के लिए अपूर्णीय क्षति है। राज दरबारी ही नहीं, उनका समस्त लेखन हिंदी साहित्य तथा साहित्य की अमूल्य विधि है। अपने एक अधूरे उपन्यास को पूरा करने के लिए वो आखिरी सांस तक लालायित रहे। ये हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि हम उससे वंचित रहे। अपने आखिरी दिनों में जब वो अस्पताल में जीवन से संघर्ष कर रहे थे और अधखुली आंखों के साथ प्रायः अर्धचेतन अवस्था में थे, बार बार वो अपने बेटे आशुतोष से कलम और कागज देने का संकेत कर रहे थे। उनकी रचनात्मकता अंतिम क्षणों तक जीवित थी। ये बात का प्रमाण है कि रचनाकार कभी मृत नहीं होता। देह के लोग से
रचनात्मकता का ह्रास नहीं। शिलाल जी अपनी रचनात्मकता के साथ अमर हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की वर्तमान और भावी पीढ़ी को सदैव प्रोत्साहित और मार्गदर्शन देती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र सागर जी को। और मित्रों, अब मैं अध्यक्ष के वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती ममता कालिया। शैलेंद्र सागर जी, अखिलेश, सभी प्रबुद्ध साथियों, बहुत खुशी की बात यह है कि श्रीलाल शुक्ल के ऊपर उनके जन्म शती समारोह में आज कार्य दिवस में भी हॉल खचाखच भरा हुआ है और सबके प्रबंध में अपने अपने शीला जी हैं। हम सबके पास है, क्योंकि वो बड़े जीवंत थे और वो केवल लेखक नहीं थे कि जो रेशम के कीड़े की तरह अपने कोने में बंद रहे। वो लगातार सबके साथ बातचीत में, संवाद में रहते थे। अभी अखिलेश ने जो उनके बारे में संस्मरण सुनाए वो इतने अच्छे लगे, ऐसे लगे किसी को उसके बीच में हम भी बैठे हैं। और ये सारी उनकी जो टेंडेंसीज थी, ये उनके जो तरीके थे, ये हम सब ने कभी कभी देखे हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं उनका इंटरव्यू लेने के बाद गई तो उन्होंने सबसे पहले कोई नायिका भेद का संस्कृत का उन्होंने कवित्व सुनाया, श्लोक कोई, वो मेरी समझ में नहीं आया। आपको एलिवेट किया जा रहा है, अपग्रेडेशन है ये आपका, अपग्रेड कर दीजिए। साहित्य में का स्तर नहीं बढ़ता है, दोस्ती में बढ़ जाता है, दोस्ती में बढ़ साहित्य जाता में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बड़े पापड़ लड़ने पड़ते हैं, तब कर पड़ता है। तो शीला जी के साथ ये होता था कि वो जब मैं गई उनका इंटरव्यू लेने, सारिका के संपादक ने मुझे कहा कि शीला जी का इंटरव्यू लो। रवि ने मुझे कहा कि बहुत कठिन काम दे दिया गंदे जी ने कहा। मैंने उनका शीला जी आपसे बात करनी कहते, अच्छा ठीक है आ जाओ। मैं गई उनके यहाँ, तो सबसे पहले तो उन्होंने लड़का भेज कर कोई उन्होंने मुझे संस्कृत का श्लोक या कोई कवित्व क्या होता है उन्होंने पद सुना दिया। वो मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन गिरिजा जी जानती थी संस्कृत, तो गिरिजा जी समझ गए कि ये बहुत रसिक पद को इन्होंने सुना दिया है। अब मजेदार बात है कि जिसको सुनाया मैं तो मानी जाती थी, बच्चे मुझे ट्यूबलाइट कहते थे क्योंकि मेरी समझ में बहुत चीज़ें कम आती हैं। तो मेरी समझ में आया ही नहीं कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन गिरिजा जी बुरा मान गई कि तुमने ममता को क्यों सुनाया। उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुई तो वो उनके दो रूप थे, जैसे आपने भी बताया राग है विराग, उनका आसक्ति है नासक्ति। तो जो मैंने बातें कही उन्होंने ऐसे आदर्श उत्तर दिए। मैं कहा शीला जी आपके लिखने में शराब की कितनी भूमिका है। तो उन्होंने कहा ममता अगर मेरे जुबान पर एक कतरा भी शराब हो तो मैं लिख नहीं सकता। फिर मैंने उससे पूछा कि आप किस समय लिखते हैं? अरे मैं ऑफिस पूरा करता हूँ, उसके बाद आता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, थोड़ी मिठाई खाता हूँ, उसके बाद लिखने लगता हूँ। इस तरह उन्होंने सारे आदर्श उत्तर मुझे दे दिया। 1 घंटे में इंटरव्यू हो गया, मैं लेकर घर आ गई रानी मंडी। मैंने रवि चरण का इंटरव्यू हो गया, मैंने कहा हाँ। कहते क्या जवाब दिए उन्होंने? मैंने बताया वो करिए तो मैं बेवकूफ़ बनाया हुआ ये इंटरव्यू किसी काम का नहीं है। रात को शीला जी का फोन आया कि ममता जो इंटरव्यू तुमने लिया उसे फाड़ के भेज दो। फिर कहेंगे मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। तो मैंने कहा आप इंटरव्यू से इतना बचते क्यों हैं? वो कहेंगे कि बहुत वाहियात तरीका है ये। अगर मैं तुम्हें सामने बैठाकर और ये कहूँ कि तुमने कितने बजे किस तारीख को कालिया से प्रेम करना शुरू किया तो तुम बता सकती हो? तो मैंने कहा शीला जी प्रश्न आपको मुझसे नहीं पूछने, मुझे आपसे पूछने हैं। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो राजी हुए। और उनके साथ ये बहुत है कि वो बहुत जीवंत थे, लिखते थे वो, और गाने को उसमें व्यंग आता था क्योंकि वो रेणु के बाद का काम बता रहे थे आपको।
जो उन्होंने शिक्षा व्यवस्था बताई वो उन्होंने रेणु के बाद के गांव की बताई है। और जाहिर है कि प्रबंधन समिति इतनी प्रबल होती है कि वो शिक्षकों को काम नहीं करने देती है, मीटिंग नहीं होने देती है। जब मैंने छंगामल इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में काम शुरू किया और वहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज में मैं पढ़ी रही, फंसी हुई बहुत दिनों तक, तब मुझे समझ में आया कि वाकई किसी कस्बे के अंदर किसी कॉलेज को चलाना कितना कठिन काम है, जहाँ मैनेजर आपको 300 फीट सुराई ना करी पड़े। तो ये सारी स्थितियाँ उन्होंने अपने उपन्यास में लिखी। और आप देखिए 1968 में ये उपन्यास छपा, उसी समय श्रीपत राय ने कहा कि ये महाऊप का महाग्रंथ है। ये श्रीपत राय के शब्द थे। श्रीनाथ जी बहुत हतोत्साह हो गया इस बात से। उसके बाद नेमीचंद जैन ने इसको कहा कि ये तो झगड़े टंटे का खटराव है। नेमीचंद जैन ने कहा। श्रीनाथ जी बड़े दुखी हो गए, जैसे कोई भी लेखक दुखी हो जाता है, और वो भी बड़े बड़े नाम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। आपकी रचना को जो आपने 5 साल लगा के लिखी, सन 62 से सन 67 तक उन्होंने इस पर मेहनत की और फिर उन्होंने लिखा। तो जब रवि उन्हें मिले, इलाहाबाद आए हुए थे वो, तो रवि ने कहा कि शिलाजी राज दरबारी बहुत अच्छा लगा मुझे और अष्टी जी को बहुत अच्छा लगा। अष्टी ने रवि को दिया पढ़ने के लिए, रवि ने मुझे दिया पढ़ने को। मुझे सच बताओ तो मुझे शुरू में अच्छा नहीं लगा, और ये था कि उसमें कोई लड़की कैरेक्टर नहीं है। हम होकर भी, लड़की होकर भी हमें लगता जाता है लड़की नहीं आती तो रस नहीं आएगा पढ़ने में, और उसमें तो 100 पन्ने तक लड़की नहीं आती। एक बेला का प्रेम पत्र है बस उसमें, इसके सिवा और कुछ नहीं है लड़की वाला मामला पूरे उपन्यास में। और वो निभा लेगा इतने पेजेस, क्योंकि उन्होंने सारी जो मतलब जाल लिखा गया किसी का लंगर का रुपये क्या रुपया या रुपये कुछ है, रुपेश, ये सारे जो उनके कैरेक्टर्स हैं, लेकिन वो निभा ले रहे हैं उसको। तो मैंने सोचा कि अगर नहीं पढ़ा तो घर में बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि यानी कहिए गंभीर चीज़ें पढ़ती नहीं हो और तुम्हें आदत पड़ गई है पॉपुलर लिटरेचर पढ़ने की। तो भाई पढ़ना तो था मुझे। जब पढ़ा था मुझे पता चला कि वाकई में उत्तर प्रदेश में खास तौर से शिक्षा की व्यवस्था बहुत शोचनीय है। वहाँ पर टीचर्स को ही कुछ नहीं पता होता, और सबसे बड़ी बात है कि प्रबंध समिति टीचर को क्लासरूम तक जाने ही नहीं देती, वो उसको ऐसे कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा देती है कि वो किसी भी तरह से अपना काम नहीं कर सकता। तो शीला जी की इतनी सारी हम लोग के पास यादें हैं, इतनी यादों का खजाना है। उनको उड़द की दाल बहुत पसंद थी, हमारे घर बहुत बनती थी गोली उड़द की दाल या साबुत माँ, क्योंकि पंजाब के लोग बहुत खाते हैं, तो वो बड़े खुश होते थे। राजमा, साबुत उड़द, ये सब खाते हुए बड़े खुश होते थे। और उनकी पत्नी की स्मरण शक्ति वाकई बहुत अच्छी थी, उनकी संगीत की समझ बहुत अच्छी थी गिरजा जी की। तो जब शीला जी कोई मिसरा भूल जाते थे तो गिरजा जी उसको पूरा करते थे। गिरजा जी के भाई संगीत के बहुत ही विज्ञ थे, हमारी शंकर जी, और उनके पूरे परिवार में संगीत की एक परंपरा थी। शीला जी में भी थी। शीला जी एक बार किसी और बीमार पड़े थे, क्या तब 60s में थे तब, तो उन्होंने कहा कालिया मैं अभी मरना नहीं चाहता। तो अभी क्या हो गया, इसलिए तो आपको मरने की जल्दी है। कहते अभी भी मर गया तो लोग कहेंगे शराबी मर गया। कहते एक मेरी वयोवृद्ध उम्र हो जाए, एक अच्छी आदरणीय उम्र हो जाए, तब मैं मरूँ तो लोग कहेंगे साहित्यकार बना। तो उसकी बातें बड़ी चुटीली होती थी। और एक बार तो ये बात मैंने उनसे कहा कि शीला जी इतने शोध छात्र जो है लंबे लंबे प्रश्न भेज देते हैं, और अगर इतने प्रश्नों का उत्तर देना पड़े तो मैं खुद ही न कर लेती शोध। तो उन्होंने कहा कि नहीं लगे ममता, उनको उत्तर जरूर देने चाहिए। मैं क्या क्यों देने चाहिए उत्तर, मैं तो बहुत बोर होती हूँ। तो कहने के अगर तुम उत्तर नहीं दोगी तो मामूली प्रसाद वर्मा और भटिया चंद तिवारी वो सारे प्रश्नों के उत्तर भेजेंगे। तो धीरे धीरे होगा ये कि वो छात्र बेचारा तो जानता नहीं कुछ भी, वो तो सीधा साधा उसने अपना पर्चा भेजा है आपको। कहने कि होगा ये कि मामूली प्रसाद वर्मा और भटिया चंद तिवारी तो स्थायित्व में स्थापित होते चले जाएंगे और तुम उखड़ते चले जाओगे। तो उनकी बातें बड़ी मजेदार होती थी, और वो जहाँ बैठते थे वहाँ आके लगते थे।
लेकिन रवि के साथ उनकी रवि कालिया के साथ उनकी कई बार झड़प हो जाती थी। और झड़प का होता ये होता था कि श्रीला जी के अच्छे दोस्त परिमल में थे। जो परिमल एक साहित्यिक संस्था थी इलाहाबाद की, और धीरे धीरे फैल गई थी वो वायरस की तरह। तो वो सच होती वो शीला जी के बेस्ट फ्रेंड्स उसमें थे, केशव चंद्र वर्मा, धर्मी भारती आदि आदि। और रवि अपनी सारी प्रगतिशीलता उस समय प्रबल हो जाती थी। जब एक दो पेड़ के बाद इधर इनकी प्रगतिशीलता और उनकी रसात्मकता दोनों प्रबल हो जाती थी, और तब ये बात करते तो किसी को किसी की बात नहीं समझ पाती थी। फिर शीला जी का गोरा चेहरा एकदम लाल हो जाता था। फिर वो कहते थे कालिया आज मत चल, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब मेरी बड़ी परेशानी कि खाना बना कर उनके लिए रखा वो खाएंगे नहीं। फिर कभी कभी बच्चों को देख के वो खुश हो जाते थे। तो बच्चे, मैंने एक कहानी में दोनों बच्चों का नाम लिखा था, जानवीकाल सिंह और दुर्जन सिंह। मेरी कहानी में ही नाम आते हैं। तो शीला जी दोनों बच्चों को खड़ा करके कहते थे तुम में से जानवीकाल सिंह कौन है? तो मैं कहती थी दोनों ही जानवीकाल सिंह ये होता था। तो शीला जी छोटी छोटी बातों में रस पहुँच लेते थे। और एक बार मुझे याद है कि उन्होंने एक बात कही, अब इतना याद है मुझे कि गिरजा जी उस समय थी कि नहीं। उन्होंने रवि से कहा, बड़े फ्रेंड थे, हर बात जो मन में आती थी कह रहे थे। रवि से उन्होंने कहा कि कल हमने रात को एक चीज डिस्कवर की। क्या? रवि ने कहा बेटा आई एम सरप्लस फॉर माई वाइफ। ये बहुत खतरनाक वाक्य था जो उनको इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, और वो मेरे दिमाग में अटक गया जाकर। तो आप ये देखिए कि वो कुछ भी कह सकते थे किसी भी समय। लेकिन वही शीला जी जब गिरजा जी बीमार हुई, उनको स्मृति लोप हुआ, तब उन्होंने पीड़ा छोड़ दिया। वो कहने लगे कि अगर रात में उसने मुझे आवाज़ दी और मैं नहीं उठ पाया तो इसको कितनी तकलीफ होगी। तब वो बच्चे की तरह उनको संभाल के रखते थे। तो वो बहुत ही अच्छे मनुष्य भी थे, और बहुत अच्छे लेखक थे, और बहुत अच्छे दोस्त थे, और हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं उजाला फैलाते थे। आखिरी बात इसमें तो याद आ रही है जो वो ये कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध लेखक के घर में इलाहाबाद में शादी थी, बेटी की। काफ़ी चीज़ों का इंतजाम हो गया था, लेकिन उसके लिए शादी की साड़ी नहीं खरीदी गई थी। हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर दिया था, बर्तन वर्तन सब हम लोगों ने दिए थे, जिसकी जो सामर्थ्य थी। लेकिन फिर भी लड़की के लिए विवाह का जोड़ा और जयमाल की साड़ी नहीं आई थी। हम बड़े परेशान, क्या करें, हमारे पास भी पैसे खत्म हो गए थे। तो शीला जी से बताइए बात। उस समय वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वहाँ पर। तो अंदर गए और उन्होंने कुछ रुपये ला कर दिया, उन्होंने कहा जाकर 2 साड़ियाँ खरीद लेना बिटिया के लिए। तो रवि का हम बता रहे हैं आपकी ओर से है। वो कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि एक तुच्छी सी बात के लिए वो हमेशा के लिए मेरे कृतज्ञ हो। यानी कि उनको ये सूचित को उठाना, बस ला कर दे देना। और आकर वो साड़ियाँ इतनी अच्छी निकली कि उस लड़की के सारे कजन वगैरह भाई बहनों ने कहा कि जब हमारे यहाँ शादी हो तो तुम ये साड़ियाँ लेकर आना, हम यही पहनेंगे। तो ये सारी बातें हैं। एक लेखक का जीवन लेखन से अलग, इससे अलग भी बहुत कुछ होता है। और शायद ये सारी बातें मिलकर ही हम ये जान सकते हैं कि उन्होंने इतनी सारी रचनाएं लिखी, इतना मसाला उन्हें कहाँ से मिला। मकान में एक आता है सेंटेंस कि खटिया से कूद के सीधे कर्म क्षेत्र में आ गया, और लड़का जो देख रहा है मकान का बनना कि खटिया से कूद के सीधे कर्म क्षेत्र आ गया। इस तरह की बात। तो शीला जी के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत थी, सेंस ऑफ सटायर बहुत था, लेकिन वो कभी अपने को कटुता में नहीं लाते थे। और ये शायद सभी व्यंग्यकारों को सीखना चाहिए कि कटुता एक अलग चीज़ है, कटुक्ति एक अलग चीज़ है, और व्यंग्य एक अलग चीज़ है। व्यंग्य आपको एजुकेट भी करता है। व्यंग्य केवल ऐसा नहीं है कि मनोरंजन करता है, व्यंग्य एजुकेट भी करता है। ये मैंने बार बार पाया जब जब शीला जी के विषयों को पढ़ा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी का। बहुत ही रोचक और बहुत सी सूचनाएं प्रदान करने वाला सत्र यह रहा। मुझे भी स्मरण आता है कि जब मैंने साहित्य अकादमी ज्वाइन किया था
1999 के फरवरी में। तो उस समय मार्च में तदहों की शुरुआत हुई थी और श्रीलाल शुक्ल जी पर विशेषण आया और 1999 के दिसंबर में साहित्य अकादमी ने श्रीलाल शुक्ल जी के लेखक से भेंट कार्यक्रम का आयोजन किया और उस समय मुझे ये दायित्व ऑफिस की तरफ से दिया गया कि उस समय जो ब्रोशर छपता है लेखक से भेंट का तो वो मैं तैयार करूँ और उसे मैंने तैयार किया था। उस समय उनके लेखन से पूरी तरह से परिचित होने का अवसर मिला। तो इस सत्र में आप लोगों की उपस्थिति रही, बहुत अच्छा लगा। हम अपने तीनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अकादमी की तरफ से, वक्ता जी का, अखिलेश जी का और शैलेंद्र जी का। और अब आप सभी भोजन पर आमंत्रित हैं। अगला सत्र हम लोग 2:30 बजे शुरू करेंगे। 10 मिनट का विलंब हो सकता है लेकिन 2:30 बजे शुरू करेंगे। आप सब उसमें भी उपस्थित हैं।